हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। ओके, ये किरचॉफ्स लॉ होता क्या है समझते हैं। एक्चुअली जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं जिसकी स्टडी इतनी इजी नहीं होती थी पहले, तो उन कॉम्प्लेक्स सर्किट्स की इजी स्टडी हम कर पाएँ उसके लिए 1842 में जर्मन के एक साइंटिस्ट किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे। जो पहला लॉ था किरचॉफ का वो है करंट लॉ, और जो दूसरा लॉ है वो है वोल्टेज लॉ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ किरचॉफ का करंट लॉ ही देखने वाले हैं, उसको इन डेप्थ समझने वाले हैं। एंड जो आने वाली वीडियो होगी वो होगी वोल्टेज लॉ पे। तो इस किरचॉफ करंट लॉ को हम KCL लॉ भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करें इस किरचॉफ के लॉ की, तो ये एक्चुअली ओम्स के जो लॉ पढ़े थे हमने, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, उसी लॉ का एक्सटेंशन फॉर्मूला है या एक्सटेंशन लॉ है, जिसके बारे में और इन डेप्थ में बात की गई है। ओके, इन सर्किट्स के बारे में बात की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लॉ दैट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ और करंट लॉ, इसी को हम KCL भी बोलते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग इसका स्टेटमेंट समझने के पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पाए स्टूडेंट्स, ये जो डॉट है ये एक जंक्शन है जहां पे बहुत सारे रेजिस्टेंस की वायर्स आके ज्वाइंट हो रही है। ओके, अगर इन रेजिस्टेंस में हम करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि I1 जो करंट है वो इस जंक्शन की तरफ आ रही है। ओके, I2 करंट भी जंक्शन की तरफ आ रही है, I3 करंट भी बेसिकली जंक्शन की तरफ आ रही है। लेकिन यहाँ पे I4, I5 और I6 की बात करें तो यहाँ से जो करंट की डायरेक्शन है वहां से निकलती हुई दिख रही है। ओके, तो अगर मैं सिंपली बात करूं इस डायग्राम के हिसाब से या इस लॉ के हिसाब से, तो दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज, अगर मैं इनके साइन कन्वेंशन की बात करता हूं, ओके, तो जो करंट की डायरेक्शन इस जंक्शन की तरफ आती हुई दिखाई देती है, ओके, इसको बोलते हैं कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन। अगर जो डायरेक्शन आ रही है जंक्शन की तरफ करंट, उसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो करंट जो बेसिकली वहां से लीव कर रही है, कमिंग आउटसाइड या फिर गोइंग अवे बोल सकते हैं, जो जा रही है जंक्शन से, उसको हम निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मींस अगर मैं I1, I2 और I3 की बात करूँ तो तीनों पॉजिटिव होंगी, और ये I4, I5 एंड I6 की बात करूँ तो निगेटिव होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ ये पॉजिटिव इसलिए क्योंकि जंक्शन की तरफ आ रही है। ओके, और क्योंकि ये यहाँ से I4, I5, I6 यहाँ से निकल रही है, इनका जो साइन कन्वेंशन होगा वो निगेटिव होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये थी पहली चीज। तो अगर हम बात करते हैं इस लॉ के हिसाब से, तो अगर मैं यहाँ से I1, I2, I3 यानी कि सिंपली जितनी भी यहाँ पे डायरेक्शंस हमको दिख रही है करंट के लिए, उन सबको अगर हम प्लस करते हैं, यानी कि एल्जेब्रिक सम बोलते हैं, अगर प्लस करते हैं इनकी वैल्यूज को, तो हमको आंसर जो है वो 0 मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ इसके लिए कि लॉ क्या है, तो चलिए देखते हैं कि सारे ही करंट को अगर हम प्लस करते हैं, समेशन ऑफ I करते हैं, तो हमको आंसर क्या मिलने वाला है, 0। तो इसको अगर इन वर्ड्स में बोला जाए तो ये इस टाइप से लॉ है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इन अ सर्किट इज 0। राइट, एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं इन इलेक्ट्रिक करंट का जो मीट कर रहे हैं एक एनी जंक्शन पे, या फिर आप नोड बोल सकते हैं एक सर्किट में, उसका सम कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने अभी आपको बताया थे, दैट इज समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी साइन कन्वेंशन हमने आपको समझाए थे कि जो बेसिकली करेंट्स जंक्शन की तरफ आ रही है उनको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो करेंट्स वहां से जो गोइंग अवे हो रही है, दूर जा रही है, उसको हम नेगेटिव वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए उस डायग्राम के बेस पे इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। तो अब क्योंकि स्टूडेंट्स हमको इसका एल्जेब्रिक सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 प्लस माइनस I6। ये प्लस के बाद माइनस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो वहां से करंट निकल रही है, गोइंग अवे हो रही है, इसलिए हम उसको निगेटिव में दिखा रहे हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल टू 0। ओके, जब भी प्लस माइनस सॉल्व होगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, तो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल टू 0।
अब अगर हम इन नेगेटिव टर्म्स को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हम इस इक्वेशन में देख पा रहे हैं तो इससे हम कंक्लूजन पॉइंट ये निकाल सकते हैं कि सम ऑफ द इनकमिंग करेंट एंड सम ऑफ द आउटगोइंग करेंट वो कभी भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है कि ये क्लियर है कि जो नेट करेंट होती है कमिंग टूवर्ड द जंक्शन, जो कि जंक्शन की तरफ आती है, वो इक्वल होती है द नेट करेंट, जो नेट करेंट है वहां से फ्लोइंग अवे, दूर जा रही जंक्शन से। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम नेट करेंट किसी एक जंक्शन पे बात करते तो हमेशा कितनी होती है, दैट इज जीरो, जो कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। ओके स्टूडेंट्स, तो किरचॉफ के इस फर्स्ट लॉ को एक्चुअली हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, चलिए समझते हैं। जैसे कि हमने अभी देखे थे कि समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि जो एल्जेब्रिक सम होता है इन करेंट्स का वो इक्वल टू जीरो होता है। अभी आई का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज चार्ज अपॉन टाइम, सो डी क्यू अपॉन डी टी बोल सकते हैं। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे जीरो है तो डी क्यू अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब क्योंकि हमको स्टूडेंट्स यहाँ पे डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो मिल रहा है, यानी कि उस चार्ज की जो रेट है ओके वो जीरो है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो चार्ज है वो बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो इसलिए जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज होता है इन द केस ऑफ द किरचॉफ करंट लॉ के लिए हम बात कर रहे हैं, तो वो भी क्या होता है, कांस्टेंट ही रहता है। ओके, इसलिए इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।